नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं जसपुर की इस खबर की ओर। जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम सभा पतरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत पतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार ने युवक पर देर शाम हमला कर दिया। आपको बता दें, इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जसपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया है। आपको बता दें कि रामनगर तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले पतरामपुर निवासी पंकज कुमार खेत से काम करके बाइक से अपने घर लौट रहे थे। तभी बूढ़ा फॉर्म के पास अचानक झाड़ियों से निकलकर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुलदार ने युवक के पैर को अपने जबड़े में फंसा लिया और साथ ही अचानक हुए इस हमले से युवक घबरा गया, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उसने शोर मचाया और बाइक की रफ्तार तेज कर दी, जिससे गुलदार उसे छोड़कर मौके से जंगल की ओर भाग गया है। आपको बता दें, घटना के बाद घायल युवक ने तुरंत खेत मालिक को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए जसपुर अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल युवक का कहना है कि जब गुलदार ने हमला किया तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसने बताया कि अगर वहां शोर ना मचाता और बाइक तेज ना करता तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। चिंता की बात यह है कि पिछले 6 महीने से गुलदार अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों पर हमला कर चुका है, जिससे ग्रामीणों में भारी डर व्याप्त है। लोग खेतों में जाने से कतराने लगे हैं और कई इलाकों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। वन विभाग की डीएफओ का कहना है क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही कैमरा ट्रैप लगाए जाने के बाद भी गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अकेले खेतों में ना जाएं, रात के समय बाहर निकलने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना वन विभाग को दें। गन्ना भर के और आते समय जो है गुलदार ने उस समय में हमला कर दिया बीच रास्ते में। और मचाया, मैं गाड़ी के तले भी दब गया है। ऐसे हमला किया, उसने टांग बल ली। मेरी रेस हाथ में थी गाड़ी की, रेस देगी तो भाग गया छोड़ के। मैं फिर गाड़ी उठा के इधर में आया बल्ली के पास में, जिसकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, जो खेत मालिक है उसके पास आया मैं भाग के। वो दूध देने ले जा रहा था, तो फिर बाद में मेरे को गाड़ी ठवा के लेकर आया उधर से। इस समय हम जसपुर में है, सरकारी हॉस्पिटल। लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, ट्रीटमेंट तो हो गया है। अब घेर को ये मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा हल्के में बेहोशी की हालत में थोड़ा हल्का था। वैसे तो घर के लिए रेफर कर दिया गया, कल आना है जो भी है। मैं खेत में से नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैमल्स बैक क्षेत्र के घने जंगलों में भीषण आग भड़क उठी है। आग इतनी तेज फैली कि देखते ही देखते कई हेक्टेयर वन क्षेत्र उसकी चपेट में आ गए हैं। सूखी घास पात और तेज हवाओं के कारण लपटें और लगातार फैलती रही और जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए तत्काल अभियान शुरू किया है। और विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग दोपहर बाद अज्ञात लोगों द्वारा आपको बता दें कि लगाए जाने की आशंका है। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि आग लगातार ऊपर की ढलान की ओर बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए फायर लाइन काटने के साथ साथ पानी और ग्रीन ब्राचिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ आग बुझाने में फायर सर्विस और स्वयं सेवकों ने भी सहयोग दिया है। हवा की दशा बदलने से आग बुझाने में मुश्किलें आई हैं। हालांकि देर शाम तक काफी हद तक लपटों को नियंत्रित कर लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती अनुमान के अनुसार कई हेक्टेयर वन संपदा, झाड़ियां और जैव विविधता को भारी क्षति पहुंची है। स्थानीय लोगों ने बार बार हो रही ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए वन विभाग से सख्त निगरानी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और आग के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। सायंकालीन हमें आग मिलने की सूचना प्राप्त हुई रेंज कार्यालय से। उसके बाद हम पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और मुख्यतः हम झापे के द्वारा आग पर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और खड़ी चट्टान में आप देख रहे हैं, खड़ी चट्टान में आग है, तो इसलिए थोड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ा और समय भी इसलिए लग रहा है क्योंकि घास बहुत सूखी हुई है इस चट्टान पे और उस सूखी घास पे आग बहुत तेजी से फैल रही सारी। आग लगने का क्या कारण आपको लग रहा है? प्रथम दृष्टया हमें लग रहा है कि आग किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है, क्योंकि आग जो है सड़क से हमें प्रारंभिक स्थिति आग की वो सड़क के किनारे से ही है। इसलिए लग रहा है किसी राहगीर ने चलते राह आग लगा दी है।
नैनीताल जिले के रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की रिजर्व फॉरेंसिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई आज सुबह 5:30 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस कार्रवाई के तहत 90 से अधिक परिवारों को हटाया जा रहा है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नैनीताल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और मीडिया को कार्रवाई स्थल पर जाने से रोक दिया गया है, जिससे मीडिया में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वन विभाग की DFO प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को बेदखली का नोटिस दिया गया है। इनमें से कुछ परिवार पहले से ही स्वेच्छा से अपना घर खाली कर चुके थे। वर्तमान में करीब 130 परिवार बचे हैं, जिनमें लगभग 40 परिवार न्यायालय चले गए हैं और साथ ही जबकि शेष 90 परिवार आज कार्रवाई उन पर की जा रही है। कार्रवाई के दौरान लोग अपने मवेशियों को लेकर इधर उधर भागते नजर आए। वहां स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल, नियंत्रित माहौल बना हुआ है। खबर मुनि की रेती से है, जहां टिहरी जनपद के एडिशनल SP JR जोशी आज मुनि की रेती पहुंचे और थाने में पुलिस से पेंशनर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान का भरोसा देना रहा। बैठक के दौरान आपको बता दें, एडिशनल SP JR जोशी ने एक कर सभी पुलिस पेंशनर्स को उनकी समस्याओं का आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी ली और साथ ही पेंशनर्स ने अपनी विभिन्न दिक्कतें उनके सामने रखी हैं। एडिशनल SP ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें तत्काल आश्वस्त किया कि विभाग द्वारा उनके हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है और उन्हें मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कई समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन देने के लिए एडिशनल SP JR जोशी का आभार व्यक्त किया। मौके पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर नरेंद्र और साथ ही सुरेंद्र सिंह कोतवाल, प्रदीप चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे, कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत सहित अन्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। ये आज पुलिस पेंशनर का वार्षिक सम्मेलन किया गया था। ये हमारे मुनिकीरेती और नरेंद्र नगर क्षेत्र में जितने भी हमारे पुलिस पेंशनर रह रहे हैं उनको आज बुलाया गया था, उनकी बैठक की गई। तो उनके कुछ समस्याएं थी, जैसे हेल्थ कार्ड से संबंधित थे और कुछ और व्यक्तिगत समस्याएं और कुछ सुझाव थे, जैसे कि अपने क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ सत्यापन से संबंधित है या कुछ साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ सुझाव थे उनके जो है। और बाकी हमने उनसे सहयोग भी अपेक्षित किया है कि यदि कहीं कोई संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना है जो विभाग के हित में हो तो हमसे शेयर करें और कभी भी कोई भी समस्या होती है तो पुलिस से जो है हमसे संपर्क करें और हम पूरा सहयोग और समाधान करने की कोशिश करेंगे। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण कर बसे लोगों पर एक बार फिर नगर निगम की JCB गरजी है। अतिक्रमण हटना शुरू हुआ तो कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कब्जाधारियों में के पक्ष में कुछ प्रतिनिधि भी पहुंचे, लेकिन नगर निगम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। देखते ही देखते नगर निगम की टीम ने 60 से अधिक कब्जाधारियों को अतिक्रमण ध्वस्त कर मौके से हटा दिया और साथ ही आपको बता दें, हालांकि मौके पर कब्जाधारियों ने विरोध करने का भी प्रयास किया है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि समय समय पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुछ समय पहले बरसात के दौरान भी चंद्रभागा नदी के किनारे अतिक्रमण हटाया गया था। उसी दौरान आपको बता दें, दोबारा कब्जा नहीं करने की नसीहत भी कब्जाधारियों को दी गई थी। बावजूद इसके उन्होंने दोबारा से नदी किनारे जमीन पर कब्जा कर लिया और अपनी झुग्गी झोपड़ी बना ली। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण हटा दिया गया। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। कार्रवाई की चेतावनी भी
दी गई कार्रवाई के दौरान कब्जा करने वालों के ऊपर लगाया गया। नगर टीम की टीम बार बार उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा रही है, लेकिन जहां शहर में पक्के अतिक्रमण हुए हैं वहां नगर निगम की टीम का और जोर नहीं चल रहा है। इसमें आप भी जानते हैं कि भाई ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो यहाँ बनते नहीं हैं। ये झुग्गी झोपड़ियाँ पन्नियाँ डाल देते हैं, थोड़े बांस के ऊपर बना लेते हैं। तो बरसात से पहले यहाँ कार्रवाई हुई थी, हर बार होती है। उसके बाद भी हम 2-3 महीने में ड्राइव चलती रहती है। और अभी भी जो मेन इश्यू रहता है कि इनका एक तो गंदगी, नदी चाहे चंद्रभागा नदी है, सहायक नदी है, पर उसमें भी गंदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये लोग जब बस यहीं रहते हैं तो फिर अपने सारे एक्सक्रीटा वगैरह भी इसी में डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इसलिए ये कार्रवाई समय समय पर चलाई जाती है। अभी फिर ये कार्रवाई उसी के तहत नगर निगम ने, प्रशासन ने और पुलिस ने ज्वाइंटली इसको रन किया है। सुबह नगर आयुक्त महोदय खुद यहाँ पर थे उपस्थित, और अब ये आज तो पूरा चल ही रहा है। सर, अभी भी निगम की संपत्ति की बात की जाए तो कितना अतिक्रमण अभी और है, कहीं कहाँ है? देखिए, निगम की जो अपनी स्वामित्व की संपत्तियां हैं उन पर अतिक्रमण केवल एक संपत्ति पर है, जिस पर अभी जो एक PIL जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर थी, उसमें भी उस चीज़ के तहत प्रकरण को संज्ञान लिया गया। और वो ये है आपका रेलवे स्टेशन के पास मदीनाम मार्ग है, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की भूमि थी काफ़ी बड़ी, लगभग 1258 वर्ग गज की, जिसमें से 935 वर्ग गज में वो अतिक्रमण पाया गया है, परमानेंट नेचर का है। और बाकी जो 300 वर्ग गज है वो शौचालय के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको चिन्हित भी कर लिया गया है, विधिवत रूप से प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस की कार्रवाई भी हुई है। और अब उस पर जो आगे एक गहन जांच के लिए, विस्तृत जांच के लिए उसको आयुक्त महोदय के और जो है प्रेषित भी कर दिया गया है, ताकि लैंड फ्रॉड कमेटी में उसकी जांच हो सके। सर, वो जिनको नोटिस जारी किया गया है, जी, उनका अगली कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि नोटिस तब काफी दिनों के जारी किया। हाँ, नहीं, नोटिस के बाद जवाब, और उसके बाद जो उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन है उनकी गहन जांच के लिए, क्योंकि उनका भी अपना दावा है कि हमने तो रजिस्ट्रियाँ की हैं, हमने तो इसमें म्यूटेशन भी करा रखे हैं। तो वो एक तरह के लैंड फ्रॉड में इशू आ गया। तो इसमें जो विधिक राय आई उसके हिसाब से ही अब वो आयुक्त महोदय के यहाँ, जो कि अध्यक्ष होते हैं राज्य स्तरीय लैंड फ्रॉड कमेटी के, उनके यहाँ प्रेषित कर दिया गया है। और एक संयुक्त जाँच उसमें होती है। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे प्रकरण और भी निस्तारित हुए हैं, भूरी माई धर्मशाला वाला पहले हुआ है, 1-2 और हुए हैं। तो उसी तरह से ये भी अब लैंड फ्रॉड कमेटी के तहत इसकी जांच होगी। बेदखल करके संपत्ति जब्त की जाएगी। हाँ, जैसे ही लैंड फ्रॉड कमेटी उस पर कोई डिसीजन देगी, उस डिसीजन का अनुपालन फिर हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि निगम को नहीं पता कि हमारी संपत्ति पर कब्जा हो गया। DM सर के यहाँ से आपको आदेश आ रहा है कि हमारी संपत्ति वहाँ पर कब्जा है। क्या मानते हैं, क्यों नहीं पता चलता निगम को हमारी संपत्ति कहाँ है? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है, हम संपत्ति रजिस्टर जो हमारे होते हैं उसके तहत समय समय पर जहाँ पर भी संपत्तियाँ हैं उनका अवलोकन भी होता है, मॉनिटरिंग भी की जाती है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई सार्वजनिक शौचालय वहाँ पर है कि नहीं है, तो है 350 वर्ग गज में अभी भी वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय की स्थापित है। तो वो कितना पैमाइश है कितना नहीं है, इसके लिए अभी 1-1.5 साल पहले एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जो पूरे राज्य में एक साथ शुरू की थी कि जितनी भी लैंड हैं वो लैंड बैंक के रूप में उनका बाकायदा GPS मॉनिटरिंग करवाई गई और उसका एक पंजिका बनवाई गई, ताकि सभी जगह जो राजकीय संपत्तियां हैं विभिन्न विभागों की, वो संपत्तियां सुरक्षित हो सकें। उसी कार्रवाई के तहत जब इसका पूरा पैमाइश दोबारा करवाई गई तो तब वो अतिक्रमण जो सामने आया है, और उसी अतिक्रमण में फिर वो जो सुनवाई चल रही है माननीय उच्च न्यायालय में, उस सुनवाई के तहत जिलाधिकारी महोदय भी उसका अनुश्रवण कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने अपनी रिपोर्ट भेजी है और 1 साल पहले लगभग ये जा चुका है लैंड फ्रॉड कमेटी को। अब ये आप सामने आ रहा है लोगों को जो आज कुछ किया होगा, लेकिन ये 1 साल पहले लगभग जनवरी 31 को यहाँ से प्रेषण हो चुका है। तो सर 1 साल हो गया, फिर कुछ आगे वहाँ से जांच चालू? नहीं, देखो इसमें क्या होता है ना, टेकअप करती हैं जो लैंड फ्रॉड कमेटी है, वो एक एक करके डिसीजन को टेकअप करती है। पूरे राज्य में कार्रवाई चल रही है, बहुत बड़े स्तर पर चल रही है कि विभागीय संपत्तियों को बचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश है कि विभागीय संपत्तियां जो है वो संरक्षित हों, ताकि जनहित की कुछ योजनाएं उसमें संचालित की जा सके और अवैध अतिक्रमण वहाँ से हटाया जा सके। तो उसी के तहत ये भी उसमें टेकअप कर लिया गया है। तो अब इसमें जैसे ही गहन जाँच शुरू होगी, विभागों की सुनवाइयाँ होंगी और फिर उस पर डिसीजन होगा, डिसीजन के बाद उस पर अनुपालन किया जाएगा। जिस तरह सर आपने भी बताया कि रजिस्ट्री भी होगी, म्यूटेशन भी हो गया है। जी 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 जी। तो क्या जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, चेन जो बनी हुई है, जी, क्या उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर जाएगी? हाँ, जैसा ही डिसीजन लैंड फ्रॉड कमेटी से आएगा, आप जानते हैं भूरी माई वाले मामले में भी ऐसी कमेटी में डिसीजन आया तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार। खबर सितारगंज से है, जहां खबर का हुआ असर।
आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय पर कथित रूप से आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में रविवार को सितारगंज में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर के मुख्य चौराहे पर और आपको बता दें कि चौक पर सैकड़ों की संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ता और सिख समाज के लोगों ने रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया है। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अतुलनीय बलिदान दिए हैं, उसी के कारण आज हिंदू समाज सुरक्षित है। ऐसे में किसी भी नेता द्वारा सिखों पर 12 बज गए जैसी तुच्छ टिप्पणी करना न केवल ऐतिहासिक त्याग का अपमान है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी आघात है। लोगों का कहना है कि यदि इतिहास में सिख गुरु हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे न आए होते तो मुगल शासक पूरे समाज को जबरन धर्मांतरण की ओर धकेल देते। और साथ ही साथ वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि रावत के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में दर्जा राज्य मंत्री इकबाल सिंह लाडी और साथ ही सतीश उपाध्याय, गुरदीप सिंह चौहान और साथ ही प्रिंस माटा, विजय सजूला और साथ ही संदीप बाबा, सुखबीर सिंह बेदी, भोला जोशी, अमित रस्तोगी, सचिव गंगवार, अजय गुप्ता, नवीन भट्ट, निराला, धर्मा देवी और साथ ही JS वेदी, निर्मल सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सिख समुदाय के लोग भारी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे। गया है, क्यों फूका गया है पुतला? हरक सिंह रावत जो है खुला सांड है। कांग्रेस ने खुला सांड छोड़ रखा है। वो कभी किसी को टक्कर मारता है, कभी किसी को टक्कर मार के घायल करता है। पहले वो हरक सिंह रावत अपने नेताओं को, हरीश रावत को टक्कर मार रहा था, रंजीत रावत को टक्कर मार रहा था। उसके बाद उधर से हटा तो हमारे मुख्यमंत्री जी को टक्कर मारने लग गया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर मारने लग गया। उसको ये नहीं पता कि मैं जिसको टक्कर मार रहा है उनकी कुर्बानी क्या है। देखो, सिख समाज के साथ कांग्रेस ने 1984 से लेकर आज तक क्या करा, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो यही झेलते आ रहे हैं। हमारे जो गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है उनके तो ये जूती जैसा भी नहीं है जिनके लिए ये चीज़ें बोल रहा है कि 12 बज गए। इसको 12 बजे का इतिहास का नहीं पता। पहले गूगल पर सर्च करे, 12 बजे जब मुगलों के यहाँ से जो बेटियाँ और जो बेटे छुड़ाए जाते थे वो रात के 12 बजे छुड़ाए जाते थे, क्योंकि उस समय वो सोए हुए थे। तो इसलिए ये 12 बजे का इसको इतिहास का पता नहीं है। ये पागल सांड हो गया है और ये कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेगा। ऐसा है कि जिस आदमी को आदत हो जाती है ना कि मुझे कुर्सी चाहिए और राज करने की जिसको आदत हो जाती है, और जब वो राज खत्म हो जाता है, ऐसे ही इनका पप्पू बौखलाता है, उसको भी बोलने की तमीज नहीं है और ना ही इनके राष्ट्रीय नेताओं को तमीज है। और रही कोई कसर जो है ये हरक सिंह रावत ने पूरी कर दी है। इनको कोई तमीज नहीं है। ये तो सिखों की जूती जैसा भी नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं सरकार से कि सिखों की तरफ से जो इसने वर्ड बोले हैं, सिखों के खिलाफ जो इसने टीका टिप्पणी की है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जाए और इसकी जांच कराई जाए और इसका DNA टेस्ट कराया जाए कि ये हिंदू है भी या नहीं है। ये मुझे नहीं लगता ये इसका DNA हिंदू का, अगर हिंदू का DNA होता तो ऐसी हरकत नहीं करता। ये बहुत शर्मनाक बात है, इसको शर्म आनी चाहिए। इसका परिवार है, अपने परिवार को देख के ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसको सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी मांग लेगा अच्छा रहेगा, नहीं तो सिखों से टकराने का नतीजा इसको मालूम होना चाहिए। सारा देश और सारा प्रदेश जानता है। खबर हरिद्वार से है, जहां आबादी में हाथियों का आतंक चरम पर है। आपको बता दें, पौष कॉलोनी में देर रात तोड़फोड़ से दहशत फैली है और हरिद्वार जिले के आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात बिलेश्वर कॉलोनी में हाथियों का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां मकान नंबर 44 सहित आसपास के घरों में तोड़फोड़ की गई। अचानक हुई इस घटना से लोग नींद से उठकर दहशत में बाहर निकल आए हैं। लगातार आबादी क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश और नुकसान से स्थानीय निवासियों ने गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं परिवार के लोग भी अब हर रात का सुकून उनके खतरे में पड़ चुका है। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट आरोप है कि वन विभाग की सुस्ती और समाधानहीन व्यवस्था के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और साथ ही साथ कई बार शिकायतों और अलर्ट देने के बावजूद भी कोई स्थायी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं और सुरक्षा फेसिंग निगरानी, रात्रिकालीन पेट्रोलिंग और आपातकालीन रेस्क्यू टीमें नहीं तैनात की गई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
हरिद्वार में 20 सड़क लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला, दो पक्षों में भिड़ंत का वीडियो वायरल। आपको बता दें, नगर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सामने दो पक्षों में अचानक विवाद बढ़ा और देखते ही देखते लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू हो गई। राहगीरों के सामने हुई यह भिड़ंत कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें दो पक्षों में एक दूसरे पर बेरहमी से वार करते हुए वह स्पष्ट दिखाई दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति शांत कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो व बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज होते ही आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले के रामनगर की पूछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध स्ट्रक्चर्स को आपको बता दें स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। पूरे अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा, स्थिति पूरी नियंत्रण में रही। मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही नोटिस जारी किया गया था और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया है और साथ ही पूर्ण सुनवाई के बाद ही निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में 9 सेक्टरों में उन्हें बांटा है, जहां अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और साथ ही आउट एरिया में एक सुपर जोन बना दिया गया है। पूरे अभियान की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एसडीएम स्तर पर भी की जा रही है। आपको बता दें, अधिकारी को सौंपी गई है और साथ ही पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, ना तो किसी प्रकार का तनाव बढ़ा, ना शांति भंग की गई और साथ ही अधिकांश लोग पहले से ही तैयार थे क्योंकि उन्हें पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी थी। जिनके स्ट्रक्चर हटाए गए उनमें से कई लोग पहले ही अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर चुके थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई परिवार रोते बिलखते हुए भी देखे गए हैं। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने यह जमीन 2 से 3 लाख रुपए में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जमीन वैध है, जबकि अब उनके बेघर उन्हें कर दिया गया और साथ ही जब हम निर्माण कर रहे थे तब से देख रहे थे, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर तब रोक दिया जाता तो आज हम सड़क पर ना होते। पीड़ितों ने कुछ लोगों पर जमीन बेचने और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर कथित रूप से पैसे लेने के तक आरोप लगाए हैं। और वहीं तराई पश्चिमी रामनगर की डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवार को बेदखली के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से कई परिवार पहले ही स्वेच्छा से अपना कब्जा छोड़ चुके हैं। शेष में कुछ परिवारों में के न्यायालय में विचाराधीन है और साथ ही मामले और साथ ही जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे अभियान के दौरान ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की गई। कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया है और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। तो उनके अनुरोध पर एक डेट तय की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट लगा करके आज प्रातः जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। 52 स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कई जमाने से वो दे रहे धमकी, ठीक है, आज उन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारा यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा था, ताहिर डॉक्टर से। मामला ये था कि यहाँ से हटो, जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। आज क्या करा प्रशासन ने? क्या कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिया सामान और घर तोड़ दिया। ना कोई नोटिस दिया ना कुछ। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो बस। नोटिस दिए गए थे आप लोग? नोटिस तो बहुत पहले दिए गए थे। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए, बच्चों के लिए जी। स्कूल की पढ़ाई लिखाई सब है, हमें बताया नहीं किसी ने। ठीक है। डीएफओ रामनगर के स्तर
खबर रुड़की से, जहां रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि राज्य की धामी सरकार व आपको बता दें सरकार में कुंवरपाल नामक एक अपाहिज व्यक्ति की जमीन को भू माफियाओं ने फर्जी हमशक्ल कुंवरपाल बनाकर एक नहीं बल्कि कई लोगों को 6 बीघा जमीन बेच डाली, जिसके चलते पीड़ित डिप्रेशन में आ गया है और उसे लकवा मार गया, जिसके चलते पीड़ित का परिवार भुखमरी की कगार पर आ खड़ा हुआ। आपको बता दें दरअसल बुग्गावाला थाने में सुमित पुत्र कुंवरपाल ने 4 लोगों के खिलाफ अब 6 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से जाली हस्ताक्षर कर बेचने को लेकर तहरीर दी है, जिसके चलते थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भगवान मेहर ने आरोपी पूर्ण सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी शहीद वाला ग्रांट, मांगे राम पुत्र किरत सिंह बुधवा, शहीद अमित कुमार पुत्र पूर्ण सिंह शहीद वाला ग्रांट, कलीम और साथी पुत्र सुल्तान लालवाला खालसा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि दादावीर को राज्य सरकार द्वारा खेती के लिए एक पट्टा आवंटन किया गया था, जिसके दादा के गुजर जाने के बाद वहां पट्टा पिता कुंवरपाल के नाम आ गया था, जिसे पीड़ित के बीमार पिता कुंवरपाल ने इस पट्टे का सौदा अरविंद और रोशन लाल से किया था, मगर वक्त रहते पीड़ित को पैसा नहीं मिला और वो पट्टा फिर से कुंवरपाल के नाम रह गया। मगर फिर खेल शुरू हुआ फर्जीवाड़े का, जिन्होंने बीमार कुंवरपाल नाम के फर्जी व्यक्ति को मोहरा बनाया और फर्जी दस्तावेज और फर्जी जमीन मालिक बनकर जमीन को कई बार बेचा है। अब सवाल इस बात का है लगातार फर्जी खेल चलता रहा और संबंधित अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहेगा। सुमित कुमार है जी मेरा नाम। सुमित, तुम्हारा क्या मामला रहा है? फर्जी कुंवरपाल वाला क्या मामला है? सर जी मेरे पापा तो फालिश तक वो बीमार हो गए थे और इन्होंने पूरन ने, कलीम ने, अमित ने और मांगे राम ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर और फर्जी कुंवरपाल खड़ा कर हमारे जयंतपुर का है, वो चमन लाल उसका नाम है, और उसके फर्जी कुंवरपाल बनाकर उसको और हमारी ज़मीन बेच दी है सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी बार बेची हुई ज़मीन? हमारी ज़मीन को सर जी इन्होंने तो एक बार पूरन के नाम हुई वो, और पूरन ने फिर आगे वो सुखबीर के नाम कर दिया सर जी। अच्छा जी। और तुम्हारे पापा ने बेची हुई ज़मीन? हमारे पापा ने सर जी वो अब से लगभग 13 साल पहले एक सौदा हुआ था, लेकिन उसमें हमें पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए तो ज़मीन वो हमारे नाम चल रही थी। अच्छा जी। तो अच्छा, सुनने में आया कि कलीम पकड़ा भी गया था? जी सर जी पकड़ा गया था, पर ये नहीं पता वो किस बात पे छोड़ जाएगा, पता नहीं, उसको पेश करने की दोबारा जांच चल रही है इस वजह से। अच्छा, ज़मीन कितनी थी वो और कहाँ पर थी वे? सर जी ज़मीन थी वो बादीवाड़े से ऊपर है, लगभग 2 किलोमीटर आगे 6 बीघा 12 बिस्से है वो। कितने में बेची थी डील, कितने में करी इन्होंने सर जी वो पूरन ने तो पूरन का तो कुछ पता नहीं सर जी कितने की बताया, लेकिन पूरन ने आगे वो 19.5 लाख रुपए में बेची है सर जी। मास्टरमाइंड कौन है इसका? मास्टरमाइंड सर जी यही है, पूरन है, कलीम है, अमित है और मांगे राम यही है, और ये खान सिंह भी था इनके साथ में, हमारे गांव का ही। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर जी हमारी ज़मीन हमें वापसी मिल जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये घटना 2 बार की है। वारिस सुमित थाना बुग्गावाला पर इसने मुकदमा पंजीकृत करवाया है कि उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर करके उसके आधार पर विपक्षी गणों द्वारा जमीन को बेच दिया गया है और इसमें जांच प्रचलित है। आज मैं उसी संबंध में मौके पर जा रहा था और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो है जांच की जाएगी और किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा है इसमें से कार्रवाई की जाएगी। इसमें है सर पूर्ण सिंह पुत्र जीत सिंह, अमित कुमार पुत्र पूर्ण सिंह, ये निवासी शहीद वाला ग्रांट थाना बुग्गावाला के हैं। अच्छा, 2 ही हैं या 4 है सर? तीसरा इसमें मांगेराम पुत्र किरत सिंह और चौथा इसमें कलीम पुत्र सुल्तान है। तो जांच चल रही है सर? हाँ, जांच प्रचलित है और जो भी जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर पूछड़ी में वन विभाग भूमि पर विवाद, बड़ा हंगामा। आपको बता दें कई लोग हिरासत में। रामनगर पूछड़ी में वन भूमि पर बसे लोगों को हटाने के लिए चले बुलडोजर एक्शन ने आज अचानक तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि जनवादी नेता प्रभात ध्यान और साथी मनीष कुमार सहित कई लोगों को विधायक कार्यालय के पास से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रदर्शनकारियों को बैल पड़ाव की ओर ले गई और पुलिस का कहना है कि यह कदम कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
आज एक साध्वी ने अपने ही गुरु और कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, दावा है कि मेरठ और खतौली से आए लोगों ने आश्रम में घुसकर साध्वी के साथ मारपीट की और यहां तक कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की है। साध्वी का कहना है उनके आश्रम पर कब्जे की साजिश रची जा रही है और इसी को लेकर हमला किया गया है। इन आरोपों में एक वरिष्ठ आपको बता दें कि इन सभी आरोपों के बीच एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के नाम का भी जिक्र आया है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर बता दें कि ये सभी बातें साध्वी के दावे और साथ ही मामले की जांच जारी है। मामला उत्तराखंड हरिद्वार रायवाला के बीच एक आश्रम का बताया जा रहा है, जहां साध्वी रेणुका अकेले रहती थी। साध्वी के मुताबिक उनके ही गुरु के निर्देश पर कुछ लोग आश्रम में जबरन घुस आए और दावा है कि इन लोगों ने साध्वी के साथ मारपीट की और अभद्रता की है और साथ ही कमरे में आग लगाने तक की कोशिश भी की है। साध्वी का आरोप है कि हमलावर लोहे का गेट कटर मशीन से काट रहे थे और तभी किसी तरह सूचना पाकर मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि उनकी जान बच गई। साध्वी ने यह भी कहा है कि आश्रम के नाम पर एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर कुछ संपत्ति दलालों और उनके परिजनों द्वारा आश्रम पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सबसे गंभीर आरोप ये बताया कि यह सब एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के कथित दबाव में हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि किसी भी सरकारी विभाग या पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक नहीं की गई है। साध्वी जी हैं, जो जिनका नाम रेणुका जी हैं, और वो राष्ट्रभक्ति आश्रम बिरला फार्म हरिपुर में रहती हैं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने और कुछ बाहर के लोग थे, खतौली से भी थे और कुछ वहीं के लोग हैं जो उनके पड़ोस में रहते हैं, आश्रम के बगल में रहते हैं। उन लोगों ने सबने एक राय होकर 20 नवंबर को उनके आश्रम में घुसकर उनके साथ जो है अभद्रता की, मारपीट की और यहाँ तक कि उनके ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर जो है उनको जान से मारने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया। और जब उनकी बस नहीं चला तो वो एक कमरे में बंद हो गई उनसे छूटकर। उस कमरे में, बंद कमरे में उसको दरवाजे को उन्होंने कटर से काटने की कोशिश की गई, लेकिन जो उनके गुरु भाई थे उनके साथ भी मारपीट की गई और वो गुरु भाई उनसे छूटकर भाग गए। उन्होंने किसी तरह से जो है फ़ोन पुलिस को किया। वहाँ ऐन मौके पर जो है थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई और इससे जो है साध्वी की जान बच गई, नहीं तो वो उस दिन सभी लोग जो है साध्वी जी को जलाकर मार देते। तो मेन साजिश है, उन लोगों ने सबने एक साजिश रची हुई कि ये साध्वी जी यहाँ से किसी तरह भाग जाएं, इनको डरा के भगा दें या मारपीट करके भगा दें और फिर हम सब लोग जो है मिलकर इस आश्रम पे कब्जा कर लें। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल ये कि जो साध्वी जी के साथ, वो हमारी जाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति की एक महिला है और उन्होंने संत का चोला पहना है। हमारा ये कहना है कि उनके साथ जो जिन लोगों ने मारपीट की है और मुकदमा भी दर्ज हो गया, SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल लीपापोती की जा रही है। हमारी मांग है कि अगर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम तमाम संगठन के लोग, वाम सेब के लोग और संगठनों के लोग, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। चाहे हमें यहाँ से लगा के साध्वी जी को साथ लेकर दिल्ली तक कुछ करना पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ जो घटना हुई मेरठ से और आसपास के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो लोग आए यहाँ पे, मेरे साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की। मैं बच के कमरे में घुसी, वहाँ पे लोहे का गेट था। लोहे के गेट को वो तोड़ने की कोशिश करते रहे, जब नहीं टूटा तो कटर मशीन से उसे काटने की कोशिश की। पुलिस मौके पे आई, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि हथियारबंद लोग यहीं पे मौजूद थे। यहाँ ये घटना इसलिए घटी क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ। खुलेआम बोल रहे हैं कि ये गंदगी, मोहल्ले में गंदगी फैलाई हुई है, क्योंकि मैं रविदासी समाज से हूँ। मैं गंदगी मचा रही हूँ यहाँ पे गंदा हो गया है हरिद्वार। ये कैसा देश है, कैसी हिंदुत्व है, कैसी समरसता है कि एक साध्वी के साथ, एक स्त्री के साथ इतना कुछ देवभूमि उत्तराखंड में हो जाता है। और पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया एकदम सुप्त है। समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरे साथ खड़े हों। मैं न्याय की अपेक्षा में अभी भी इंतज़ार में हूँ। 20 तारीख से आज तक मैं अकेले इस आश्रम में बैठी हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि समाज के लोग आए। अगर समाज के लोगों ने, इसमें कौन कौन लोग शामिल है माता जी? इसमें
महाचैतन्य है, कपिल तिवारी है और सुदेश है, कई सारे 15-20 लोगों के नाम हैं। और ये इसका जो रहनुमा है जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है शुरू से आज तक, वो है अनुराधा पाल जो अपर सचिव है। उनका पूरा परिवार, माता पिता भाई सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं पे भी कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है और उल्टी सीधी चीज़ें कह के और मेरे चरित्र पे भी लांछन लगा के इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे डराया धमकाया जा रहा है। मैं धामी जी से निवेदन करती हूँ कि आपकी सरकार है, मुझे आप पे पूर्ण भरोसा है। अपराधियों को सजा मिले और इनकी गिरफ्तारी हो, कड़े से कड़ी इन पे कार्रवाई हो। पूरे देश में उदाहरण बने। उत्तराखंड जैसे यूसीसी लागू करने पे आपने उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से एक साध्वी को न्याय दिला के आप उदाहरण दोबारा से पेश करें। खबर ऋषिकेश से है, जहां चंद्रभागा पुल किनारे एक मैकेनिक की दुकान के बाहर फुटपाथ पर खड़ी स्कूटी में स्टार्ट करने के दौरान आग लग गई। आपको बता दें, आग लगते ही दुकान के आसपास अफरा तफरी मच गई और आग की लपटें तेज हुई और साथ ही लोग पानी की बाल्टी भर भर कर आग बुझाने के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्कूटी में आग लगने को किसी तरह बुझाया है आग को और साथ ही प्रथम दृष्टि से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्कूटी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्कूटी के मालिक ने बताया कि बीती रात वह अपनी स्कूटी खराब होने के कारण चंद्रभागा पुल के निकट मैकेनिक के पास लेकर पहुंचे तो रात को स्कूटी ठीक नहीं हुई और वह स्कूटी मैकेनिक की दुकान पर छोड़कर घर चले गए थे। सुबह मैकेनिक की दुकान पर वहां पहुंचे तो देखा कि स्कूटी में आग लगी हुई है और कुछ लोग पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। पूछताछ करने पर मैकेनिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से स्कूटी में आग लग गई है। आग लगने की वजह से स्कूटी का अधिकांश हिस्सा जल गया है और गनीमत यह रही कि आग विकराल रूप नहीं ले पाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है और आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। कैसे लगी आग? ये इनने रात को मेरे को फ़ोन करके बोला कि आपकी इंजन खराब है। मैंने बोला उसे पैक करके रख देना, मैं सुबह दूसरे मिस्त्री को दूंगा। सुबह आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ इसमें गाड़ी में काम कर रहे हैं। 2 मिनट में रुका, इसमें आग लगा दी इनने, पता नहीं कैसे लगी आग? अब ये तो हमें भी पता नहीं हो कैसे आग लगाए। जुर्स कंट्री में कुछ सालों से बिल्डर और सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बीते 5 वर्षों से जुर्स कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वहां रह रहे लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें, जिसके चलते अब RERA कोर्ट ने सोसाइटी में रहने वालों के हक में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ RERA कोर्ट का यह फैसला वर्षों से बिल्डर द्वारा की जा रही मनमानी और अवैध पार्किंग वसूली और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जीत है, वहीं दूसरी तरफ RERA कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 दिनों में सभी खरीदारों को पार्किंग आवंटित पत्र देना अनिवार्य है। साथ ही 45 दिन की समय अवधि से राशि नहीं लौटाने पर बिल्डर को सोसाइटी में रह रहे लोगों को 10.85% वार्षिक ब्याज देना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि बहरहाल बिल्डर की तरफ से कोर्ट के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। और जो आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि ये समस्या एक्चुअली मेरी इंडिविजुअल समस्या नहीं थी, ये जुर्स कंट्री की पूरी समस्या थी, क्योंकि शर्मा साहब ने और राजीव राय साहब ने पिछले 5 साल से लड़ा। उसमें हमारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा और हम लोग जो भी समस्या थी जुर्स कंट्री की, कुछ समस्या में पूरा सहमत हूँ और कुछ समस्या बच गई है, उसको हम लोग धीरे धीरे मीटिंग के द्वारा ये उसको सॉल्व करेंगे और ये बहुत अच्छा नतीजा आया फेवर में। जो लड़ाई हम लोग लड़ा थे 5 साल से, उस लड़ाई का जो नतीजा आया वो बिल्कुल सही नतीजा था। बिल्डर जो है बहुत सारी अनियमितताएं बिल्डर ने यहाँ कर रखी थी। कंप्लायंस जो पूरे होने चाहिए एक बिल्डिंग के एज पर लॉ, वो पूरे नहीं थे। तो हम लोगों ने इसके लिए रेरा में 2021 में एक केस डाला। 22 फरवरी 2021 को हमने, वो केस चल रहा था वो पिछले 5 साल से। उस 5 साल के अंदर बहुत सारी प्रोसीडिंग हुई, हम लोगों ने पेपर वर्क सारे कोर्ट के सामने रखे, जो भी सही सिचुएशन थी वो कोर्ट को बताई। उसके बाद कोर्ट ने उन सारी चीजों को सही मानते हुए बिल्डर को यह आदेश दिया है कि एक तो क्या है कि जो इन्होंने पार्किंग के नाम पे पैसे लिए थे, कोर्ट ने उसको ये कहा है कि ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया बेचा नहीं जा सकता। सो आपको जो है सारा पैसा, जिन भी लोगों से आपने पार्किंग के पैसे लिए हैं, वो पैसे आपको 10.85% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उन रेजिडेंट्स को 45 दिन के अंदर में लौटाने पड़ेंगे। एक तो कोर्ट का ये फैसला आया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है बिल्डर को कि आपको 30 दिन के अंदर ये हक बनता है बिल्डर का, रेजिडेंट का, कि पार्किंग उनको मिलनी चाहिए, तो आपको उनको पार्किंग भी अलॉट करनी पड़ेगी।
इसके अलावा कोर्ट ने 2 चीजें तो ये कही है, तीसरा कोर्ट ने जो है उससे आगे जाके भी कहा है कि भाई कोई केस के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए चल रही है वो आरडब्ल्यूए बिल्डर के नियंत्रण में है। तो उन्होंने रेजिडेंट को ये कहा, आदेश किया है, निर्देशित किया है कि आप लोग रजिस्ट्रार के जाके ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए कि फ्रेश जो है आप यहाँ पे फेयर इलेक्शन करा के प्रतिनिधि जो है वो चुने जाए जो इस सोसाइटी की देखरेख प्रॉपर कर सके। तो एक तो ये विषय सारा साथ में था ही, उस पे आ रहा हूँ। और जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ये सोसाइटी जो है 2008 में परमिशन मिला था इसको बनाने के लिए, तो कानूनन जो है वो 5 साल का परमिशन मिलता है और 1 साल अगर कोई काम बच गया हो तो उसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है HRDA के द्वारा। तो उसके हिसाब से 2014 में ये सारा खत्म हो जाना चाहिए था और पब्लिक को सारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि कहीं कोई कमी है तो HRDA भी जो है इनको आज तक जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया नहीं है और वो रेजिडेंट को मिला नहीं है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है बिल्डर को कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर एग्जैक्टली जो भी है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो है आप सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करके और सारे रेजिडेंट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। इसी संदर्भ में मैं जो अध्यक्ष हैं अभी सोनिका जी, मैं परसों उनके पास एक एप्लीकेशन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद HRDA में जाकर के उनको रिसीव करा के आया हूं। उन्होंने मुझे मिस्टर राजन सिंह से मिलने को कहा था, राजन सिंह जी को वो एप्लीकेशन में दे के आया हूं। उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय को पर्सनली देखूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो ये अभी प्रोसीडिंग है। फर्दर कोर्ट ने ये हम लोगों को आदेशित किया था निवासियों को कि आप जो है जाकर के बिल्डर को इस फैसले के आलोक में अपना एप्लीकेशन एक दे दें पैसा वापस मांगने के लिए, उसके साथ आप अपना एविडेंस लगा करके और बिल्डर को दे दें। तो हम लोग कल मंगलवार को कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां बिल्डर के जो भी प्रतिनिधि हैं, मिस्टर दीपक गर्ग यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, कोर्ट में भी वही बिल्डर को रिप्रेजेंटेट कर रहे थे, तो उनको जाके हम देंगे। तो देखते हैं अगर वो रिसीव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रिसीव करते हैं तो हम लोग उनको सब डाक से उनको हम भेज देंगे। तो हम अपना जो भी कोर्ट ने हमको निर्देश दिया है हम उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा कोई हल्ला हंगामा काटने का मकसद नहीं है। अब ये बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेजिडेंट की बात को अभी भी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं जो हमने एसोसिएशन अपनी इनसे लड़ने के लिए बना रखी है, जूस कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका महासचिव हूँ और ये हमारे राजीव राय हैं, ये अध्यक्ष हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में हिंदूवादी संगठन, आपको बता दें, बजरंग दल के जुलूस के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। रविवार शाम को निकाली जा रही बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र के दुर्गा चौक पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर ही जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पाकर एसपी सिटी और साथ ही मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता, आक्रोशित लोगों को शांत कराया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गैर समुदाय के लोगों ने माहौल खराब करने के लिए बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि ज्वालापुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आज एक घटना होती है कि एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी। उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश थी। यहीं पर कावड़ यात्रा के दौरान भी पथराव हुआ था।
पर ये घटनाएं बता रही हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में अराजक तत्वों का राज हो चुका है, रोज गोलाबारी गोलियां चलने की घटनाएं हो रही हैं। तो डीजीपी को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर जो है इन पर अगर शाम तक कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल इन्हें जवाब देने के लिए विवश होगा। जुलूस था जिसमें 3 रास्तों से, कनखल साइड से, सैनी आश्रम की तरफ, उसी तरीके से सिरपुल की तरफ से और ज्वालापुर की तरफ से भी जो कार्यकर्ता थे वो आ रहे थे। आपके द्वारा ये बताया गया कि जब ये ज्वालापुर से दुर्गा चौक होते हुए आ रहे थे तो दुर्गा चौक के पास किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया जिसमें चोटें भी आई हैं। तो उस संबंध में अवगत कराया गया, हमारे द्वारा तहरीर ली गई है, अभी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। हमारी टीमें बनी हैं और जो भी शरारती तत्व होगा जिसने माहौल खराब करने का प्रयास किया या यात्रा का स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर में पीडब्ल्यूडी टेंडर आवंटन के दौरान दयाल सिंह पन्नू और उसके 6 साथियों ने दबाव बनाकर डराने धमकाने की कोशिश की और टेंडर प्रक्रिया में खुलेआम हस्तक्षेप किया है, लेकिन उनकी यह हरकत पुलिस की पैनी नजर से बच न सकी। आपको बता दें, सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने तुरंत आदेश देते हुए कोतवाल सुशील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही माहौल खराब कर रहे 7 आरोपियों को वहीं से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कार्रवाई में दबंगों के वाहनों को सीज किया है और दयाल सिंह पन्नू के पास से एक मोबाइल लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की है। रिवॉल्वर के दुरुपयोग की आशंका देखते हुए पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लाइसेंसी निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, सरकारी प्रक्रिया में दबंगई, दबाव या दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर अब सीधी सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को गुंडा अधिनियम और जिला बदद की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। पुलिस फिलहाल टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के हर एंगल की गहन जांच कर रही है और एसएसपी के आदेश पर आगे की कार्रवाई तैयार की जा रही है। रामनगर शहर की सुरक्षा व्यवस्था किस हाल में है, इसका बड़ा उदाहरण अब सामने आया है जब पता चला कि रामनगर के करीब 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरे महीनों से बंद पड़े। आपको बता दें, हैरानी की बात यह है कि संवेदनशील इलाकों में लगे इन कैमरों की खामोशी से पुलिस और नगर प्रशासन अब तक अनजान दिखाई दे रहा था। भवानीगंज, लखनपुर चुंगी, कोसी बैराज और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगे कैमरे लंबे समय से काम नहीं कर रहे थे, जबकि यह इलाके कई घटनाओं के लिहाज से अति संवेदनशील माने जाते हैं। कोतवाली परिसर में सिर्फ हाईटेक से जुड़े कैमरे ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से जुड़े सभी कैमरे कोतवाली परिसर में चल रहे हैं और कोतवाली रामनगर में भी सिर्फ हाईकोर्ट लिंक वाले कैमरे ही सक्रिय हैं, जबकि नगर क्षेत्र के बाकी कैमरे पूरी तरह ठप हैं। आपको बता दें कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी के भुगतान के अभाव में यह स्थिति बनी हुई है, यानी शहर की सुरक्षा इस वजह से प्रभावित हो रही है क्योंकि रखरखाव के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुलिस द्वारा नगर पालिका को एक पत्र भेजकर एएमसी के लिए बजट मांगा गया, जिस पर जानकारी देते हुए ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि पत्र हमें प्राप्त हुआ है, हम इसको बोर्ड की अध्यक्षता में रखेंगे, उसके बाद इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी ओर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी कहते हैं कि रामनगर का नाम अब जामनगर हो गया है। भवानीगंज से लेकर आम डंडा तक जाम की समस्या रहती है और पर्यटन नगरी होने के बाद भी यहाँ ट्रैफिक के लिए कोई प्लान नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक बाईपास बनाने की घोषणा की थी, जो कि भवानीगंज से शुरू था और शहर के किनारे किनारे उसको आम डंडा तक ले जाना था। ये घोषणा की महज और साथ ही महज घोषणा ही रह गई है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन क्या प्रशासन को यह भी नहीं पता कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं? संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बंद होने से बढ़ते अपराधों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कैमरों की देखरेख किस विभाग की जिम्मेदारी है और वह कब तक निष्क्रिय होगी? और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कागजों में मजबूत दिखती है, लेकिन जमीन पर जिम्मेदारी विभागों की उदासीनता शहर को खतरे में डाल रही है। पहले शहर में 40 से अधिक कैमरे लगाए गए थे ताकि ट्रैफिक नियंत्रण और साथ ही अपराध निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। वहीं पुलिस शहर को जाम मुक्त बनाने के दावे करती है, लेकिन कैमरे के बंद होने से ना तो ट्रैफिक कंट्रोल हो पा रहा है और ना ही अपराधों पर निगरानी। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में रामनगर जाम की मार झेल रहा है और नगर प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। एसपी सिटी मनोज कतियाल कहते हैं कि वीकेंड पर यहाँ जाम की समस्या को लेकर हमारे द्वारा यहाँ डाइवर्जन प्लान बनाया गया है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम लोग ट्रैफिक का फोर्स भी बढ़ा रहे हैं।
वीकेंड्स पर थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पर प्रेशर रहता है, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बनाया है और हम इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम थोड़ा ट्रैफिक का फोर्स भी हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और उसके आधार पे हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी आने वाला जो सीज़न है 25 दिसंबर का और न्यू ईयर का, उस पर हम एक बढ़िया प्लान यहाँ पे तैयार करेंगे जिससे जाम न लगे और लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, निश्चित रूप से रामनगर का नाम आज जामनगर हो गया है और आए दिन जाम की समस्याएं भवानीगंज से लेके आमडंडा तक जाम लगा रहता है और घंटों लोग जो है उसमें फंसते हैं। पर्यटन नगरी होने के बावजूद भी जो है रामनगर में यातायात का कोई प्लान नहीं है। और 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बाईपास बनाने की घोषणा उन्होंने की थी, जो भवानीगंज से शुरू था, किंगडम होटल के पास से शुरू था और किनारे किनारे ले जाके उसे आमडंडा पर जो है उसको निकालना था। लेकिन वो घोषणा भी घोषणा ही रह गई। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी उस घोषणा पर अमल नहीं किया। और निश्चित रूप से रामनगर को अगर जो पर्यटन नगरी है रामनगर, और आए दिन यहाँ पे विदेशी पर्यटक आते हैं, एम्बुलेंस जाते हैं, तो निकलना दुर्भर हो जाता है रानी की रोड में। और घंटों जो है पर्यटक भी फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस भी फंसी रहती है और लोग स्वयं जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए शहर के अंदर निकलते हैं मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, तो वो लोग भी जाम में फंस जाते हैं। तो एक यातायात प्लान बनाने की बहुत जरूरत है रामनगर में और इसके ओर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक पत्र जो हमारे पास ऐसे हुआ है, तो इसके संबंध में अवगत कराना है कि इसमें नगर पालिका से जो कोई भी कार्य होते हैं वो बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तो इसमें जो भी उनका प्रस्ताव है वो बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड में उसमें जो भी गहन हमारी चर्चा होती है, उस चर्चा में सारे डिटेल्स एस्पेक्ट्स देखने के बाद ही उसमें संस्तुति की जाती है। तो इसमें जो है हमारी इस कार्रवाई वो बोर्ड के स्तर से इसमें की जाएगी। हमारी नेक्स्ट जो भी बोर्ड बैठक होगी उसमें इसको रख के इस पर कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई तभी संभव है। हरिद्वार स्थित कोर कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता बहुउद्देशीय शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने जन जागरूकता के लिए स्टॉल लगाए, जिनमें ड्रग विभाग का स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें, ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, अवैध ड्रग्स की पहचान और बचाव के उपयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल को भी प्रदान की है। मुख्य न्यायाधीश ने ड्रग विभाग की पहल और प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे शिविर समाज को नशा मुक्त बनाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं और साथ ही विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जन के लिए भी इस योजना की प्रशंसा की है और नशा मुक्त समाज के संकल्प को दोहराया, ऐसा कहा है। मेरा आज हमारे हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस हमारे हरिद्वार में यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो बहुउद्देशीय जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, सारे विभागों द्वारा अपना स्टॉल लगाया। मेरे द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को ये जागरूक करने हेतु कि हमें अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना है और ड्रग्स नहीं लेनी है जो लाइफ को बर्बाद करती है। तो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, इस चीज़ को बढ़ाते हुए और लोगों में ये जागरूकता मेरे द्वारा दी गई कि हमें जो है बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना है और ड्रग्स से हमें अपने बच्चों को बढ़ाना है, बचाना है। एक सवाल भी किया है उन्होंने। मेरे चीफ जस्टिस माननीय चीफ जस्टिस द्वारा मुझे ये सवाल किया गया था कि कितने एज के ग्रुप है, बट हालांकि मेरे पास ऐसे कोई भी बच्चे अभी तक मुझे ऐसे नहीं मिले हैं, क्योंकि मैंने जितने भी ड्रग स्मगलिंग वाले जो पकड़े हैं वो मोर देन 20 ईयर्स से ही मिले हैं। बट एक बच्चा ऐसा था जो मुझे मिला है और हालांकि वो पुलिस टीम के साथ मेरे द्वारा देखा गया था। बट ड्रग्स एज ए ड्रग्स मैंने कभी ऐसा कोई केस नहीं किया कि जिसमें कोई टीनेज हो। एक सवाल और किया है कि हरिद्वार में, हाँ, हरिद्वार में मोर जो केसेज मेरे द्वारा किए गए हैं वो लक्सर और रुड़की में किए गए हैं। हरिद्वार में लघु व्यापारियों के लिए एक और वेंडिंग जोन तैयार किया गया। आपको बता दें, मेयर किरण जैसल ने भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल क्षेत्र के तीसरे वेंडिंग जोन में लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के जरिए दुकानें आवंटित की है। आयोजन में नगर निगम के अधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम द्वारा विकसित तीसरे वेंडिंग जोन में 10 लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के जरिए दुकानें आवंटित की गई है। मेयर श्रीमती किरण जैसल ने स्वयं पर्ची निकालकर दुकानों का आवंटन किया और सभी लघु व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में पहले शहर में सभी पंजीकरण रेडी पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा। और साथ ही मेयर ने यह भी बताया है कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत सभी छोटे कारोबारियों और साथ ही स्वरोजगार का अवसर दिलाने उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भी नगर निगम और प्रशासन का आभार जताते हुए शहर के अन्य वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं और सौंदर्यीकरण
निराकरण की मांग दोहराई है। देखिए, पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमेशा ये जनता के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने 10 मेंबरों को आज पर्ची निकाल के उनके नाम चिन्हित किए हैं और वहाँ पे सेक्टर 2 पे जो भी वेंडिंग जोन है उसमें हम 10 जो व्यक्ति हैं उनको उनकी पर्ची निकाली है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ और मुझे हरिद्वार में सेवक के रूप में चुना है, तो मेरी यही प्रक्रिया रहेगी कि मैं सभी के साथ अपना जो भी मेरा कार्य होगा मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और ये बहुत ही अच्छा हमारे संजय चोपड़ा जी ने पहल की है कि हमेशा ये जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और हमारे संज्ञान में लाते हैं और आज ये प्रक्रिया हमने पूरी की है। आगे जो भी इसका होगा कार्यशैली उसको हम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज जो हमारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 मेरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है, तीसरा वेंडिंग जोन, उस वेंडिंग जोन के दूसरे चरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और 10 वेंडर जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे, लगभग मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष उनका हो गया था पैसे जमा हुए, तो हमने मेयर महोदय से भी रिक्वेस्ट करी थी और MNA साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई वो जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं उनको या तो दुकान दो या उनका पैसा वापस करो। तो अमूमन पैसा वापस नहीं हो सकता था, दुकान ही दी जाएगी क्योंकि दुकान के एवज में उन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो आज जो है आपने देखा होगा पारदर्शिता, अति पारदर्शिता अपनाते हुए स्वयं जो है पहली पर्ची जो है मेयर साहब ने निकाली और दूसरी पर्ची जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने निकाली जो यहाँ पर 10 लाभार्थी थे। उन सब लोगों ने लक्की ड्रा अपनाया गया। लक्की ड्रा अपनाकर जो है आज नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से उनके नाम 10 दुकान अलॉट हो गई है आज। और मैं समझता हूँ कि इसी सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें दुकान भी मिल जाएंगी और वो अपने परिवार की जीविका को निर्विघ्न रूप से शोषण मुक्त अपने परिवार की जीविका चला सकेंगे। ये एक सार्थक पहल हमारे तीसरे वेंडिंग जोन में होने जा रही है। और अभी हाल ही के अंदर जो आगे की प्रक्रिया है उत्तरी हरिद्वार में हमारे 2 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं और उसकी भी प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो लगातार स्ट्रीट वेंडर के लिए गंभीरता दिखा रहे, क्योंकि ये जो विभाग है शहरी विकास, शहरी आवास जो विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं। तो लगातार ट्विटर के माध्यम से, लगातार मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से समय समय पर हम अपनी मांगों को दोहराते हैं और जो हमारी उचित मांगे होती है, जो न्याय संगत मांगे होती है, उसे सरकार मानती है और सरकार मानने के उपरांत उसे संबंधित जो नगर निगम है, जैसे कि अभी आज रुड़की के विषय की भी बातचीत वहाँ पर दिशा की बैठक में हुई थी, तो रुड़की में भी हमारे वेंडिंग जोन 3 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं। वहाँ भी जो प्रथम वेंडिंग जोन बना था, वहाँ का जो मामला किसी प्रकार से रुक गया था, वो भी टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक 12 तारीख को होने जा रही है। टाउन बेंडिंग कमेटी की 12 तारीख को बैठक के उपरांत जो हमारे रुड़की के भाई हैं उनको भी वेंडिंग जोन के रूप में स्थली मिलेगी, काम करने की जगह मिलेगी और विधिवत रूप से मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं उन्हें आपके माध्यम से आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इसी प्रकार से निरंतर प्रयास करते रहें और 2 हाथों को रोजगार देते रहें। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार वासियों की समस्या का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 100 से शिकायत आपको बता दें 100 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या दर्ज कराई है। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि 100 से अधिक शिकायतें आज दर्ज हुई है, जिनसे कुछ शिकायत पुनः आई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कुछ शिकायतकर्ता द्वारा फंड की एवं ऐसी शिकायत जिसमें मांग होती है आई है और साथ ही उसके लिए आगे प्रस्ताव बनाने के लिए भी बताया गया है।
100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता हैं आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया गया। सर्दी के मौसम को लेकर रामनगर पूछड़ी में आपको बता दें, वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वन ग्राम में रहने वाले लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सोमवार को रामनगर के मुख्य बाजार पुरानी तहसील परिसर में जमा हुए। यहां उन्होंने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उनके साथ मारपीट भी की गई है और घर तोड़े गए हैं। रामनगर पूछड़ी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बड़ी संख्या में वन ग्राम में बसे ग्रामीणों और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता पुरानी तहसील के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और वन विभाग और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस और वन विभाग ने न सिर्फ कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की बल्कि स्टे ऑर्डर दिखाने पर भी उनके साथ मारपीट की, उनको हिरासत में भी ले लिया है और साथ ही कोर्ट से स्टे मिले लोगों की जमीन छीनी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश साफ है, किसी को हटाने से पहले उसे बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सीधे कार्रवाई की गई है। उन्होंने सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की है और आपको बता दें, पीड़ित महिला के आरोप है कि उनके द्वारा पुलिस और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई गई और कहा गया कि आप आदेशों का उल्लंघन ना करें और इस पर पुलिस द्वारा मारपीट की और साथ ही हिरासत में भी ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने रामनगर तराई पश्चिमी के डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा और फिलहाल स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की ओर से इस मामले पर कोई कार्रवाई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीड़ितों का कहना है कि आवेदन वे अपनी लड़ाई कानूनी और साथ ही जन लोकतांत्रिक तरीकों से जारी रखेंगे। कल जो है पुलिस प्रशासन ने, वन प्रशासन ने माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और देश के जो कानून है उसका उल्लंघन करते हुए जिनको न्यायालय से कोर्ट से स्टे मिला हुआ था उनकी ज़मीनें छीनी। जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी हटाना है तो उससे पहले उसको विस्थापन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। उसका उल्लंघन करते हुए लोगों के घरों को तोड़ा गया, उनकी ज़मीनों को छीना गया और जब लोग अपना स्टे लेकर के पुलिस प्रशासन के सामने पहुंचे तो उनको मारा पीटा गया और उनको हिरासत में लिया गया। जो जनवादी संगठनों के लोग इस सब के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया। तो उसके खिलाफ यहाँ पर तमाम वन ग्राम बोर्ड खत्तों के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ये मांग है कि जितने भी लोगों को कल उजाड़ा गया है उन सबको पुनर्वासित किया जाए। उत्तराखंड के जितने भी वन ग्राम हैं उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और यदि उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति जहाँ पर निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उसको बेदखल ना किया जाए। यदि किसी को किया भी जाना जरूरी है तो पहले उसका पुनर्वास किया जाए और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए रामनगर तराई पश्चिमी के डीएफओ जिम्मेदार हैं। उनकी जांच कराई जाए और न्यायालय के अवमानना का उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त किया जाए। इन मांगों को लेकर के यहाँ पर आज धरना प्रशासन है, ये बड़ा है तो तुम इसको देखिए, कोर्ट का उल्लंघन मत कीजिए। क्यों कर रहे हो? इतना मैंने जरूर कहा। उनने मारपीट करी, मारपीट करके उनने सीधा मुझे बस में डाला। मेरे साथ मारपीट करके मेरे बच्चों को भी मारा। 5 जने थे, 5 जनों को उन्होंने हमको सीधा बस में डाला। यहाँ से पूरा दिन भर सुबह 6 बजे से हिरासत में लिया, शाम 6:30 बजे। ठीक हो गया। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में नेपाली फॉर्म से बाहर शहर तक फरवरी महीने से शुरू होने जा रहे इलेक्ट्रिक बसों का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, परिवहन महासंघ ने बैठक कर बेसन के संचालन को लेकर रोक लगाने और साथ ही वहां पर कई तरह के परिवहन उत्तराखंड आपको बता दें महासंघ ने बैठक कर बेसन के संचालन पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है। ऐसा नहीं होने पर परिवहन महासंघ ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। और बता दें कि उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र के एजेंसी शहर में फरवरी महीने से 27 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की तैयारी कर रही है और बसों की खरीद जनवरी तक की जानी है। यह जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड परिवहन महासंघ भड़क गया है। परिवहन महासंघ के बैनर तले आज तमाम परिवहन संस्थाओं ने हरिद्वार रोड स्थित टेम्पो यूनियन के कार्यालय में बैठकर की, जिसमें संस्थाओं से जुड़ी प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार शायद क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को भूल गई है। 4 धाम यात्रा सीजन के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक जाम से दिक्कत होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन
से शहर के करीब 5000 से अधिक वाहन चालकों की रोजी रोटी भी इन बसों के संचालन से छिनेगी। एक तरफ सरकार लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ लोगों के सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि पहले चरण में सरकार ने इन बसों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले में देश और विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। रोड पर सदैव चक्का जाम रहता है, यात्री परेशान होता है और आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार यहाँ बस चलाने की बात कर रही है। इस व्यवसाय से जुड़े कम से कम 5000 वाहन हैं। बस चलाने से उन वाहनों की क्या स्थिति होगी? सरकार को इसमें पहले सब उसका आंकलन करना चाहिए। सड़क कैसी है, व्यवसाय कैसे है, बस चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी। ये तानाशाही पूर्ण जो रवैया है सरकार का कि इन्होंने परमिट देने की बात कर दी है, बस चलाने की बात कर दी है, उस पर सभी परिवहन संस्थाएं यहाँ आज आई हुई हैं। उस पर विरोध किया जाएगा। उसका पहले हम प्रयास कर रहे हैं सरकार से बात करने का। अगर सरकार समय पर नहीं चेती तो फिर इसके लिए आर और पार की लड़ाई होगी। 3 दिन पहले नगर निगम ऋषिकेश के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया, जो हमें समाचार पत्रों के द्वारा पता लगा है कि ऋषिकेश शहर के अंदर 27 बसों का संचालन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बस, जो नेपाली फार्म से ऋषिकेश और आगे तपोवन तक चलेगी। मेरा कहना यह है कि नगर निगम ऋषिकेश पहले इस चीज़ का अध्ययन करे कि शहर के अंदर कितने पैसेंजर वाहन चल रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही जो है 3000 के करीब ई रिक्शा, ई ऑटो और विक्रम 1600 विक्रम ऑटो चल रही हैं। और इसी संख्या में हरिद्वार से जो रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं वाहनों के पैसेंजर के, वे भी ऋषिकेश तक ही आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो इस रोजगार को करने वाले पहले लोग हैं, उनको क्या उनका रोजगार छीन कर दूसरों को देना चाहते हैं? मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो है आए दिन जाम की स्थिति रहती है। सभी को पता है कि ऋषिकेश शहर एक बहुत छोटा शहर है और यहाँ पे एक ही रूट है। और मेरा जो है कहना यह है, मैं सभी के सामने कहना चाहता हूँ, सरकार से हम वार्ता करेंगे और अगर हमारी वार्ता विफल होती है तो हम इस पे जो है एक आंदोलन करेंगे, बहुत अपना रोजगार बचाने के लिए। कि निश्चित तौर से जब पूरे परिवहन महासंघ द्वारा संगठित तौर पे अगर कोई लड़ाई लड़ी गई है तो निश्चित तौर से सरकार झुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं, विगत इतिहास में कई बार हो चुका है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है और जो शहरी विकास विभाग द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि तकरीबन 37 करोड़ की लागत से 27 करोड़ ई इलेक्ट्रिक बसों का जो है चलाने का उनका उद्देश्य है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो ऋषिकेश शहर है, एक तरफ गंगा और एक तरफ बीच पूरा वन विभाग है, फॉरेस्ट है, और बीच में केवल 4 किलोमीटर के पैच में 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, उस पैच में ऋषिकेश शहर बसा है। और यहाँ पे जो है लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। वीकेंड में होगा तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 27 बसों का संचालन वो कहाँ पे करेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि 3 से 4 बसें भी चलना इस समय पे मुश्किल हो जाता है, तो 27 बसें तो बहुत ज्यादा है। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, और अगर खाली पैसा लगा के ही पैसे का मिसयूज करना उद्देश्य है सरकार का, तो सरकार कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा और यहाँ के रोजगार का अगर देखा जाए तो ये निर्णय बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार को फिर पुनर्विचार करना चाहिए और अपना ये जो राशि है 37 करोड़ की, 27 करोड़ की, ये किसी और क्षेत्र में लगा के यहाँ के विकास पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर सरकार नहीं मानती तो क्या किया जाएगा? देखिए, अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर से एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पहले सरकार को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है ये बिना सरकार की जानकारी के, केवल शहरी विभाग द्वारा पैसा का आवंटन के लिए ये निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है कि जो उच्च अधिकारी है और जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। कि उनको इस विषय में जानकारी होती तो निश्चित तौर पे, क्योंकि उनको पता है ऋषिकेश शहर बिल्कुल जाम का अड्डा बना हुआ है और लगातार प्रत्येक दिन यहाँ जाम लगते, तो ऐसे में 27 बसों के संचालन की अनुमति वो कतई न देते।
तो सबसे पहले उनको अवगत कराया जाएगा और फिर भी अगर स्थिति ये बनी रहती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके और जाम और जो भी करा जाएगा वो उसको करा जाएगा। जैसे कि अभी 1-1.5 महीने पहले भी बंद का आह्वान किया गया था सभी परिवहन संस्थाओं में ATS को लेकर, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ATS वाला मामला जो है वो केंद्र का मामला है और उसमें प्रोसीजर में समय लगता है, लेकिन नवंबर तक का उन्होंने हमें समय दिया था कि 30 नवंबर से पहले हम इसको कर देंगे। तो 1-2 मांगे उन्होंने मांगी है, मानी है हमारी, जैसे टैक्स वाले मामले में, लेकिन फिर भी अगर हम वो नहीं मानते हैं और नहीं देखा जाता है तो इसी आंदोलन को रूपरेखा बना के इसी के साथ पूरा हम, जैसे हमने एक दिन का चक्का जाम किया था, तो हम पूरा अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी कर सकते हैं। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी है। आपको बता दें नगर निगम की टीम 7 दिन नदी के किनारे कचरे को साफ करने में लगी है। आपको बता दें कि वहां पर 7 टीमें नदी के कचरे को साफ कर रही हैं, जिससे नदी में फैला कचरा बहकर गंगा में ना गिरे। बता दें कि 2 दिन पहले नगर निगम ने चंद्रभागा नदी किनारे अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को JCB से तोड़ दिया था, जिसके बाद नदी किनारे काफी कचरा जमा हुआ है और नगर निगम को दिखाई दिया। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के निर्देश पर आज नदी किनारे हुए कचरे को साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में नगर निगम की 7 टीमों ने अपना अहम योगदान दिया है। नदी से तमाम प्रकार के कचरे की ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर डंपिंग ग्राउंड भेजा गया है। मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को नदी किनारे कचरा नहीं करने की हिदायत भी दी जा रही है, साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार नदियों में, शहर में लगातार नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। आज भी हम उसके क्रम में चंद्रभागा नदी में हैं, जहां पर कई टीमों को टुकड़ों में बांट के पूरी नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये लगातार जारी है, जिसके क्रम में आज त्रिवेणी घाट पे धुलाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। पूरे घाट को धोया जा रहा है और यहाँ पर 7 टीमें लगी हुई हैं जो अलग अलग जगह पे नदी में सफाई कर रही है चंद्रभागा, और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा और लोगों को भी जागरूक करा जा रहा है कि कूड़ा गाड़ी में दे, इधर उधर ना फेंके। इधर उधर फेंकने से वो अपने आसपास बीमारियों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। अगर वो कूड़े गाड़ी में ही देंगे तो हमारा समाज स्वच्छ होगा, शहर स्वच्छ होगा और हम एक स्वच्छ शहर के रूप में अपने ऋषिकेश को नंबर 1 ला सकते हैं। और सबसे यही निवेदन है ऋषिकेश नगर निगम वासियों से कि अपने कूड़े को कूड़ा वाहन में दें और उसे अलग अलग करके सोर्स एग्रीगेशन के तहत दें, गीले को अलग और सूखे को अलग। धन्यवाद।
खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 100 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं के मौके पर निराकरण करने के बाद शेष समस्याओं हेतु संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 100 से अधिक शिकायतें आज दर्ज हुई हैं, उनमें जिनमें से कुछ शिकायतें पुनः आई हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा फंड की एवं ऐसी शिकायतें जिनमें मांग होती आई है, इसके लिए भी आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया गया है। सौ से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता हैं आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया गया। सर्दी के मौसम को लेकर आदेश के क्रम में लगातार सफाई अभियान चल रहा है। आज भी हम उसके क्रम में चंद्रभागा नदी में है, जहाँ पर कई टीमों को टुकड़ों में बांट के पूरी नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और ये लगातार जारी है, जिसके क्रम में आज त्रिवेणी घाट पे धुलाई का कार्यक्रम भी चल रहा है। पूरे घाट को धोया जा रहा है और यहाँ पर 7 टीमें लगी हुई हैं जो अलग अलग जगह पे नदी में सफाई कर रही है चंद्रभागा, और ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा और लोगों को भी जागरूक करा जा रहा है कि कूड़ा गाड़ी में दे, इधर उधर ना फेंके। इधर उधर फेंकने से वो अपने आसपास बीमारियों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। अगर वो कूड़े को कूड़े गाड़ी में ही देंगे तो हमारा समाज स्वच्छ होगा, शहर स्वच्छ होगा और हम एक स्वच्छ शहर के रूप में अपने ऋषिकेश को नंबर 1 ला सकते हैं। और सबसे यही निवेदन है ऋषिकेश नगर निगम वासियों से कि अपने कूड़े को कूड़ा वाहन में दें और उसे अलग अलग करके सोर्स एग्रीगेशन के तहत दें, गीले को अलग और सूखे को अलग। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला अस्पताल हरिद्वार में हुई शर्मनाक मोर्चरी घटना के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठन में खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिनों मोर्चरी में रखे मृतक के शरीर को चूहे द्वारा कुतरे दिए जाने की घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। इसी मामले को लेकर आज जनता दरबार में कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा अपने संगठन के सदस्यों के साथ पहुंची और जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैशाली शर्मा ने घटना को अत्यंत अमानवीय बताते हुए कहा कि यह लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस मृतक के शरीर को चूहे ने नुकसान पहुंचाया है, उसने अपने अंग दान किए थे और ऐसे दानवीर के सम्मान की सुरक्षा अस्पताल प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है और ट्रस्ट ने मांग की है कि जल्द से जल्द लापरवाह डॉक्टर, मोर्चरी कर्मचारियों और जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घोर लापरवाही दोबारा ना दोहराई जा सके। तो जो भी हुआ, पोस्टमार्टम के लिए एक शव आता है और उसकी इतनी ज्यादा दुर्गति कर रखी है इन्होंने। इनके पास फ्रिज नहीं है और शव को चूहों ने कुतर दिया है और जिन्होंने अपने अंग डोनेट कर रखे थे उनके अंग भी, उनकी आंखें कुतर दी गई हैं, उनका सर कुतर दिया गया है। यह जिले के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और हम सभी के लिए बहुत दर्दनाक है और इस पे अब हमारे पास शब्द ही नहीं है जिले के लिए। हम क्या कहें जिला अस्पताल के लिए। हमने डीएम सर से ये कही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। जो जो दोषी हैं सब सस्पेंड चाहिए हमें, इसमें कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में करीब 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स ले गई है। पुलिस का कहना है कि भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा और साथ ही फिलहाल मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही, जब समाज सेवी रोमा सहगल ने एम्स पुलिस चौकी को सूचना दी कि एक घर के बाहर करीब 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से इस संबंध में जानकारी हासिल की है। पूछताछ करने के बाद पुलिस भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स ले गई है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। भ्रूण का DNA टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा और पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगी CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिरकार भ्रूण कॉलोनी में कैसे आया है और किसने फेंका है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें कि भ्रूण मिलने से कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं लोग आपस में कर रहे हैं। समाज सेवी रोमा सहगल ने आशंका जताई है कि शायद किसी ने अस्पताल में भ्रूण का लिंग जांच कराया है और यह भ्रूण बेटी का है, इसलिए इसे दुनिया में आने से पहले ही मारकर फेंक दिया गया। उनके लिए पूरा साथ में खड़ी हूँ। कब सूचना मिली, क्या है मामला? मुझे थोड़ी देर पहले ही आशीष अग्रवाल जी का फोन आया कि हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। तो जब मैं आई मैंने देखा ये भ्रूण मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने का है और हमारे घर के पास एक आवास विकास में एम्स भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की हो और किसी ने जांच करवा के इसको फेंका हो। और इसको फिर पुलिस वालों को बुलवाया गया तो उन्होंने बताया कि हम इसको ले जाएंगे और इसका DNA टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। लेकिन मैं इस मामले में जनता से कहना चाहूंगी ऋषिकेश की कि कभी भी लड़का हो या लड़की हो भेदभाव करके ऐसा दोबारा ना करा जाए। और आवास विकास की जनता को भी कहूंगी कि कभी भविष्य में ऐसा कहीं भी कुछ हो तो मुझे बताया जाए, तो मैं उनके लिए पूरा साथ में खड़ी हूँ। हरिद्वार की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा है। घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टिहरी विस्थापित कॉलोनी की है, जहां पर 23 साल की अंजलि शर्मा की फंदे से लटक कर मौत हो गई। आपको बता दें, मौत की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। इसके बाद संभल जिले से आए मृतक के परिजनों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है और मृतक अंजलि शर्मा की शादी 1 साल पहले हुई थी। ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात हुई थी, ये कह रही थी मैं शादी थी हमारे पबेर भैया की, उसको तो आने की बात हुई, कहाँ मैं आऊंगी। तो हमने 3 तारीख को जे भी कही थी मैंने हमारे साथ चल, तो उनने भेजा ना हमारे साथ 3 तारीख को। उनने मतलब घर वालों ने मना कर दी थी। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र ने और उनके पापा ने धर्मेंद्र ने मना कर दी थी कि ना हमारे साथ चलिए, हम गाड़ी कर लेंगे, गाड़ी चलेंगे अपने लोग कर ले। बताया मतलब पूरा इन्हें फोन ने उठाया, फोन देते सुबह से। कल 6 तारीख को बिल्कुल ही फोन ने उठाया इन्हें, वो 5 तारीख में 7 तारीख में सुबह से फोन करे, फोन न उठाने, जी उठाने, पापा उठाने, मम्मी उठा, कोई फोन न उठा रहा हूँ। कम से कम एक बार हमें क्लियर बताया थे साहब कि ऐसे तो कोई बात है, कुछ बताता। इन्हें फोन न दिया हमारी लड़की बहन से, इन्हें फोन छीन लिए थे। उन्हें बाद में कितनी मोहल्ले के हमने मतलब यहाँ के रहते हैं गाँव में, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 जने हमने 2-3 लड़के यहाँ से भेजे थे। उन्हें जब वो गए तब उन्हें पता पड़ी, तब उन्होंने हमें बताया था। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर प्रकरण में महंत रोहित गिरी महाराज ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील करते हुए कहा कि भवानी नंदन गिरी ना ही महंत है और ना ही चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं, इसीलिए उन्हें महंत भवानी नंदन गिरी के नाम से प्रचारित प्रसारित ना किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि गीतांजलि और साथ ही भवानी नंदन गिरी द्वारा मीडिया को भ्रमित कर अपना प्रचार चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट के महंत के रूप में किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी महंत भवानी नंदन गिरी के नाम से फेसबुक पेज बनाकर अपना प्रचार भवानी नंदन द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक जब तक वह जिंदा है उनके साथ कोई दूसरा महंत नियुक्त नहीं किया जा सकता है। परंपरा के मुताबिक चंडी देवी मंदिर पर महंत की नियुक्ति वर्तमान महंत की मृत्यु के पश्चात 13वीं पर संपूर्ण दशनाम गोस्वामी समाज एवं संत समाज के सानिध्य में ही होता है। भवानी नंदन ने फर्जी तरीके से नियमों के विरुद्ध जाकर खुद को महंत घोषित किया है, इसके लिए उन्हें कोर्ट से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। महंत रोहित गिरी महाराज ने यह भी बताया कि वह कानूनी रूप से अपनी चल अचल संपत्ति से गीतांजलि एवं भवानी नंदन को बेदखल कर रहे हैं।
से मेरी अपील है कि जैसे कि ये अपने आप को माँ चंडी देवी मंदिर का महंत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो बिल्कुल फर्जी है, अवैध है, तो सभी मीडिया बंधुओं से मैं अपील करता हूँ कि इनको महंत के रूप में लिखना बंद करें। ये कभी भी इनको कोई भी महंत का दर्जा नहीं दिया गया, ना किसी समाज से, ना कभी किसी अखाड़े से। इन्हें किसी ने भी कभी कोई महंत नहीं बनाया और मेरे द्वारा भी इन्हें नहीं बनाया गया है, तो इनको महंत की पदवी नहीं दी जा सकती। और इनके जो भी मेरे खिलाफ जो आपराधिक षड्यंत्र इनके द्वारा किए जा रहे हैं, उनसे खिन्न होकर के मैं इनको अपनी गीतांजलि बचेती और भवानी नंदन गिरी को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। और इसका मैं इनको जो ये अपने आप को महंत लिख रहे हैं, इसके लिए मैं इन लोगों को लीगल नोटिस भी भेज रहा हूं, कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस में होता है। मैं महंत रोहित गिरी, मुख्य ट्रस्टी सेवायत माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार, आप सभी से यह अपील करता हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि कई लोग जो है भवानी नंदन गिरी को महंत बता रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि उसको महंत लिखना बंद करें। सभी से मेरी अपील है कि वो किसी भी प्रकार से महंत घोषित नहीं है और ना ही उसको कभी महंत घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, उसमें हमारे यहाँ पिता की मृत्यु के बाद जब उनकी तेहरी होती है, तेहरी के पश्चात रस्म पगड़ी होने के पश्चात एक अलग से हमारे यहाँ उत्तराधिकार में महंताई प्रथा होती है, जिसमें चंद्राभिषेक के द्वारा किसी को अपने पिता की जगह महंत नियुक्त किया जाता है। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी तेहरी के दिन ही मेरी भी महंताई प्रथा हुई और चंद्राभिषेक के द्वारा मेरे को महंत घोषित किया गया। जिस प्रथा में हमारा, क्योंकि गोस्वामी 10 नाम समाज है, समाज के सभी व्यक्ति हमारे यहाँ उस भोज में इकट्ठा होते हैं, उस महंताई प्रथा में इकट्ठा होते हैं और महंताई प्रथा में सबके द्वारा जितने भी अखाड़े से लोग आते हैं और हमारी जो गिरी परंपरा है, जो इतने भी गृहस्थी लोग हमारे यहाँ जो आते हैं, वो सब लोग आकर के उस व्यक्ति को तिलक और चंद्राभिषेक के द्वारा महंत घोषित करते हैं कि भाई आज के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई है, और उसके बाद जो है उनको महंत घोषित किया जा रहा है। भवानी नंदन गिरी को किसी के भी द्वारा कभी भी महंत घोषित नहीं किया गया, और चूंकि मैं अभी जीवित हूँ और मेरे द्वारा ना तो उसे कभी उत्तराधिकारी बनाया गया और ना ही कभी अपना उत्तराधिकारी बनाया गया और ना ही मेरे द्वारा कभी उसे कोई महंत घोषित किया गया, तो जब जिस पद पर और पहले से एक महंत नियुक्त है तो उस पद पर कभी दूसरे महंत की नियुक्ति नहीं हो सकती उसके जीवित रहते हुए। और चूंकि हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत राइट चला आ रहा है, जिस कारण भी उसको महंत घोषित नहीं किया जा सकता। और अगर जो भी लोग उसे महंत बता रहे हैं वो अवैध है, फर्जी है, उसको फर्जी महंत के रूप में उसे घोषित किया जाता है। हमारे द्वारा उसे कभी भी कोई भी उत्तराधिकार कभी नहीं दिया गया और ना ही उसे कभी ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी बनाया गया। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में केंद्र राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय अस्पताल परिसर में ट्रिपल-P मॉडल के तहत स्थापित आधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंडलीय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, विधायक रिंकी कुल, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सिटी स्कैन सुविधा शुरू होने से हेड इंजरी व सिर से संबंधित गंभीर बीमारियों के मरीजों की जाँच अब और आसान व त्वरित हो सकेगी। समय पर बीमारी का पता लगाने से इलाज भी प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मशीन ट्रिपल-P मॉडल पर लगाई गई है और साथ ही इसकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे भी हर समय मरीजों को जांच की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी सील और साथ ही सीट और आपको बता दें सिटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे आकस्मिक स्थिति में मरीजों को तत्काल जाँच उपलब्ध कराने में बड़ी सहूलियत होगी।
मिर्जापुर जनपद वासियों को विकास की एक और सौगात के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। आज हमारे मेडिकल कॉलेज मंडलीय अस्पताल परिसर में सीटी स्कैन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है और हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विस है जिसके माध्यम से किसी भी इंजरी का, किसी भी बीमारी का, किसी भी किस्म की अबनॉर्मैलिटी का बहुत शीघ्र पता भी लगाया जा सकता है और एक ट्रीटमेंट प्लान करके सटीक जानकारी इसके माध्यम से मिल जाती है क्योंकि 3D इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो किसी भी बीमारी की पहचान करना और उसके ट्रीटमेंट को प्लान करना और यहाँ तक कि उसके ट्रीटमेंट को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और नई कड़ी जुड़ी है। मैं सभी जनपद वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि ये PPP मॉडल पे हमारे यहाँ ये सुविधा ऑपरेट होगी और 24 घंटे CT स्कैन की ये सुविधा जनपद वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। आप सभी आवश्यकता पड़ने पर इस सुविधा का अब यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। पुनः सबको बधाई। आज से मुर्शिदाबाद में जो लग रखा गया। खबर संभल से है, जहां संभल में जनता शासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभल जिले के थाना कैलादवी क्षेत्र के ग्राम ठाठी में पहुंचे। आपको बताते पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय नेताओं ने उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह से गांव में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता संभल जिला अध्यक्ष राम रहीस उर्फ राजेश यादव के नेतृत्व में सभा को आयोजित किया गया और साथ ही जैगम उल इस्लाम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संभल तथा प्रदेश महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। इस अवसर पर चंदौसी विधायक के अध्यक्ष डॉक्टर राम खिलाड़ी सहित पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और साथ ही राम रहीस यादव ने सभी कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कंधे से कंधा मिलाकर जनता शासन पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जनता शासन पार्टी पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरती हुई क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान बना रही है और इस दौरे से संभल व आसपास के इलाकों में पार्टी की जड़ें और भी गहरी और मजबूत होने की उम्मीदें हैं। गाठा में असमोली विधानसभा में हमने प्रोग्राम किया है और यहाँ की आवाम को भी जागरूक किया है। हम ये बताना चाहते हैं इस आवाम को कि अब सरकार आपको बदलनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार की सरकारें जो हैं, हमने सबको लड़ाया जिताया है लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं करा। एक बार आप जनता शासन पार्टी को मौका दीजिए, हमारे इंद्रसेन यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाइए और हम सही तरीके से आवाम का काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, किसान भाई के लिए काम करेंगे, आवाम और मजदूर भाई के लिए काम करेंगे, स्कूल और शिक्षा और मेडिकलों पर हम काम करेंगे। तो अध्यक्ष जी, ये आज जो सभा रखी गई किस विषय को लेकर ये रखी गई थी? देखिए सर, हम अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं। हमारे देश में इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है। तो भैया 270 रुपये की यूरिया हमको 600 रुपये मिलती है। ये कैसा कृषि प्रधान देश हो गया? जब हमको DAP की आवश्यकता पड़ती है, 1850 रुपये का समर्थन मूल्य होता है, वो हमको 2326 रुपये तक दिया जाता है। ये कैसा कृषि प्रधान देश हो गया? बताना चाहिए। हमारे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। भैया हमको स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता है हमारे स्मार्ट स्कूल होना चाहिए, स्मार्ट टीचर होना चाहिए। स्मार्ट शिक्षा होगी तो ये देश खुद ही भैया स्मार्ट बन जाएगा, ये मान लीजिए। अच्छा, ये सभा के माध्यम से आपके क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र जनता को बहुत बहुत बार धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे चमकी जनता ने बहुत कीमती समय निकाल करके हमें दिया, प्यार और आशीर्वाद दे रही है। हम हर घर जा रहे हैं, हर किसी के चूल्हे चूल्हे पर जा रहे हैं। बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है हमको। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।